हेलो बच्चों। तो आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉइल थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना था, उसमें जो कॉइल थी उसमें जो ईएमएफ बन रहा था वो ईएमएफ बनने का कौन कौन सा तरीका है या कितने तरीक़ों से हम ईएमएफ को बना सकते हैं। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर दूं। मैंने कहा कि आज के टॉपिक में हमको ये डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना होता था उसमें जो कॉइल में ईएमएफ बनता था वो ईएमएफ कितने तरीक़ों से हम बना सकते हैं या वो ईएमएफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आइए उसको देखते हैं, मगर उससे पहले आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में फ्लक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूँ और जिसमें हम फार्मूला पढ़ रखा है हमने, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। यहाँ आपको ये पता है बच्चों कि थीटा जो है ये एंगल होता है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। ये जो थीटा होता है ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। अब चलिए ये बताइए कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का सेकंड लॉ, जिसको लेंज लॉ भी कहते हैं, उसका क्या फार्मूला है, n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जो ईएमएफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन टाइम, और किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ई को देखें कि वो नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक कॉइल है और यहाँ पर एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट इसकी तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो इस कॉइल से चेंज होगी, और जब वो इस कॉइल से चेंज होगी जिसका एरिया ए है, तो इसमें ईएमएफ बनेगा ये वाला। अब देखिए, अगर इसमें हम बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, ये देखिए दूसरा टर्न्स भी अगर ले लेते हैं, इसी में तीसरा टर्न्स भी ले लें, इसी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा देंगे तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इसके बीच में वोल्टेज ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो एन पे डिपेंड कर रहा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ईएमएफ की जो वैल्यू है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। ये कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने दो कॉइल ले रखी है और दोनों का एरिया सेम ले रखा है, दोनों का सेम एरिया है हमारे पास m और n, इसका भी एरिया a है बच्चों। ये भी v वेलोसिटी से इसकी तरफ, इस कॉइल की तरफ v वेलोसिटी से मैग्नेट चल रहा है, जिसके कारण इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें भी दो टर्न्स बना लीजिए क्योंकि ऊपर वाले में भी दो टर्न्स हैं। अब सब कुछ सेम है इसमें, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज आर सेम इन द गिवन बोथ द फिगर। तो अब ये बताइए कि इसका जो एरिया है वही एरिया इसका है, और इसमें जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा इसमें भी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा बच्चों। ये चीज़, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हमने दोनों में बराबर ले रखा है, ठीक है। मगर इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है उसमें जो टाइम लगता है, मान लीजिए वो टाइम लगता है 10 सेकेंड का। बेटा इसमें जो फ्लक्स चेंज होता है डी फाई, जिसकी वैल्यू है मान लो 100, ठीक है, तो इसमें जो 100 का फ्लक्स चेंज होता है वो कितने समय में होता है, 10 सेकेंड में। इसमें भी हमने यही माना कि सेम चेंज, यानी 100 का ही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इसमें भी होता है, मगर जो टाइम इसमें लगता है वो 0.1 सेकेंड लगता है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में बराबर है, दोनों में फ्लक्स का चेंज बराबर है, बस क्या है, एक में थोड़ा देर से फ्लक्स चेंज हो रहा है और एक में थोड़ा जल्दी फ्लक्स चेंज हो रहा है, दिखाई दे रहा, ठीक है। अब ये वैल्यू ज़रा यहाँ रखिए, देखो बेटा ये और ये सेम है, तो बताओ ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/dt पे, है ना बेटा। तो dt इसमें बताइए कितना है, 10 है। अब आप अंदाज़ा लगाओ पहली वाली कॉइल में, ठीक है, और इसमें कितने का चेंज हो रहा, 0.1 का, तो दूसरे वाले में कितने का चेंज हो रहा, 0.1 का, अंदाज़ा लगाओ। इसमें नीचे का टर्म बड़ा है तो ये कम होगा, ये ज़्यादा है तो इसमें ईएमएफ कम बनेगा।
इसमें यहाँ का टर्म छोटा है तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा। खत्म। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस कॉइल में फ्लक्स में जो चेंज है अगर वो जल्दी जल्दी होगा, बहुत कम समय में फ्लक्स का चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो फिर से ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा? नंबर ऑफ टर्न्स पे। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ जाएगा। फिर ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स, कितने समय में चेंज होता है। जो फ्लक्स है वो कितने समय में चेंज होता है। अगर बहुत कम समय में फ्लक्स में चेंज हो रहा है, बहुत कम समय में फ्लक्स में चेंज अगर होगा तो ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। समझे बेटा? जैसे मान लो आपसे कोई एग्जामिनर जो कि वाइवा लेने आता है और आपसे पूछता है ये बताओ दो कॉइल है, दोनों का सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ सेम है और पहली कॉइल में 0.1 सेकंड में 100 फ्लक्स चेंज हो रहा है, दूसरी कॉइल में 10 सेकंड में 100 का फ्लक्स चेंज हो रहा है। बताओ ईएमएफ सेम बनेगा या किस में कम या किस में ज़्यादा बनेगा? तो आपको बताना है जिसमें बहुत कम समय में फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन फ्लक्स पे, और यही हमारा टॉपिक समझना है। आइए तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए, ये और ये तो फिक्स हो गया भाई, ये और इस पे तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए किसी कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स और dt समय दोनों कांस्टेंट कर देते हैं, तो अब बताओ ये फ्लक्स और किस पे डिपेंड कर सकता है? डेल्टा फाई पे। यानी फ्लक्स में चेंज जितने तरीके का है बच्चों, ये माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो ये फ्लक्स चलिए लगा देते हैं। तो ये फ्लक्स का चेंज जितने भी तरीक़ों से आप कर सकते हो, देखो ये फ्लक्स है और डी का मतलब चेंज है, तो फ्लक्स में चेंज जितने भी तरीक़ों से आप कर सकते हो उतने तरीके से आप ईएमएफ बना सकते हो। और मुझे बताओ कि फ्लक्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा? बी पे। बी के चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, और ए के चेंज करने से भी हो सकता है, और थीटा यानी इन दोनों के बीच का एंगल चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। इसका मतलब ईएमएफ को हम तीन तरीक़ों से बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके, और एंगल को चेंज करके। ठीक है, तो आइए पहला डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट। व्हेन area and theta is constant for given coil while only B is changed, केवल B चेंज होगा, जबकि A और थीटा क्या रहेंगे बच्चों? कांस्टेंट रहेंगे, खाली ये चेंज होगा। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं इसको। तो बेटा अब आप बताइए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, एज वी नो, यहाँ लिख देते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा E बराबर माइनस का n टाइम्स, अच्छा d ठीक है, d बाई डी टी ये भी ठीक है। अच्छा फाई की जगह बच्चों क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा? इसको थोड़ा और ऊपर लिख दें। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स d बाई डी टी, और फाई की जगह लिख देंगे बच्चों बी ए कॉस थीटा। अब बताओ E बराबर माइनस का n टाइम्स, क्या क्या कांस्टेंट है बच्चों? B कांस्टेंट है? नहीं, मैंने क्या लिखा है? एरिया और थीटा कांस्टेंट है, तो एरिया बाहर ले लीजिए, एरिया बाहर ले लीजिए, ठीक है, और थीटा कांस्टेंट है तो कॉस थीटा का टर्म बाहर आ जाएगा, है ना। तो अब क्या बना? डी बी अपॉन
डी टी। भाई इसको नहीं लिख सकते ना बेटा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा ये फार्मूला, मतलब हमारे पास जो ईएमएफ का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा एन ए कॉस थीटा इंटू डी बी अपॉन डी टी। लिख सकते हैं बेटा ये। अब बेटा ये थीटा है, अब मान लो कि एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड था इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो ईएमएफ तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, जो कि हो जाएगा माइनस का एन ए और डी बी अपॉन डी टी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आएगा बेटा, है ना। और अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री लिख लें, थीटा की वैल्यू कितनी रख लें 90 डिग्री, मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, यहाँ देखिए इस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो बताओ cos 90 कितना हो जाएगा बच्चों 0, एन ए कॉस 90 और डी बी अपॉन डी टी। तो ये देखिए cos 90 0 हो जाएगा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा मिनिमम। सब लोग जान रहे हैं इस बात को, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। बात समझ में आ गई बेटा, क्या करना है ये। अच्छा, अब सवाल है कि सर इसका कहीं कुछ इस्तेमाल है कि नहीं है, या इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स आराम से लगा सकते हैं। आपको समझ में आया यहाँ पे बेटा, कुछ नहीं करना, ई इज इक्वल टू माइनस का एन डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू हमने रख दिया बी ए कॉस थीटा। अब इसमें मैंने बता रखा है यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, बाहर लिखिए, थीटा कांस्टेंट है, बाहर लिखिए, मतलब ये पूरा टर्म बाहर लिखिए, तो डी बी अपॉन डी टी, टाइम के अनुसार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होगा, ठीक है, ओके। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं। इस तरीके से आप सवाल भी लगा सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको। देखो बेटा, अब ये बताइए कि अभी आपने देखा कि E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स और एरिया है ना, और dB अपॉन dt। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मैंने थीटा बराबर कितना लिया है 0 डिग्री, ठीक है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ये तो इसको और क्या लिख सकते हैं। अच्छा बेटा ये बताइए n बराबर 1 ले लें, ताकि अभी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको कर लेना पड़े। n बराबर 1 ले लीजिए तो क्या बनेगा माइनस का a टाइम्स डी बी अपॉन डी टी, लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा इसका अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखें, इसमें डायरेक्शन ना डालें, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है a टाइम्स और डी बी अपॉन डी टी। माइनस खाली इसलिए हटा दिया बच्चों, हमने अभी डायरेक्शन नहीं है जीरो की है। अब देखिए और क्या इसका फॉर्मूला आ सकता है, तो डी बी अपॉन डी टी बराबर ई अपॉन ए लिखा जा सकता है। तो लिखा है डी बी अपॉन डी टी बराबर ई अपॉन ए, तो यहाँ पे हो सकता है डी बी इज इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू डी टी, लिख सकते हैं बेटा ना। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए ई अपॉन ए इंटू डी टी। अच्छा जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज होगा। अब मान लीजिए इसमें एग्जांपल आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक ईएमएफ है और वो कुछ हिसाब से, जो ईएमएफ है वो कुछ इस हिसाब से चेंज हो रहा है 2t² + 3t + 1। तो आपको बताना है कि t बराबर 2 सेकंड से लेकर के t बराबर 3 सेकंड के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ होगा। समझ में आया सवाल? देखिए आ गया कि नहीं। यहाँ पर जो ईएमएफ है और एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट है किसी कॉइल का, तो ईएमएफ जो है वो 2t² + 3t + 1 है। अब आपको ये बताना है कि जो टाइम है, कितने टाइम 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ होगा, और जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ कुछ इस हिसाब से चेंज हुआ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब यहाँ पर
इसको लगाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e अपॉन a इंटू कितना बच्चों, सॉरी dt, और यहाँ पर b बराबर 1 अपॉन a बाहर ले ले। e की वैल्यू बच्चों यहाँ से रख देते हैं 2t स्क्वायर 3t प्लस 1 और dt। ठीक है बेटा, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 सेकंड के बीच में यहाँ रख दीजिए। और एरिया मान लीजिए, यहाँ एरिया दे देते हैं, एरिया मान लीजिए 2 मीटर का स्क्वायर दे देते हैं। तो अब बताइए d बराबर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 इंटू dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, b इज इक्वल टू हाफ, और बच्चों इसको डायरेक्टली करेंगे क्योंकि मैथ का पार्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स t की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है बेटा, और इसमें लगा देंगे लिमिट 2 से लेके 3 तक। जो बायो वाले होंगे उनको दिक्कत हो सकती है, और मैथ वालों के लिए तो भाई ये आसान होगा। ठीक है बेटा, तो 2 टाइम्स t का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो t की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, और इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे 2 से 3 प्लस का, फिर आप यहाँ पे 3 बाहर ले लीजिए, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ टी स्क्वायर बाई 2। बस कुछ नहीं करना बेटा, टी की पावर जितना हो उतना 1 जोड़ करके और नीचे भी उतना ही लिखो। 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 और नीचे भी वही 2 डालिए, बस खत्म। और पावर कितनी है, लिमिट कितनी है 2 से 3, प्लस 1 का करोगे तो टी आ जाएगा 2 से कहाँ तक 3 तक। ठीक है बेटा, और ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो हाफ, और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स बच्चों यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 3 ये हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स यहाँ पर 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए, थोड़ा राइटिंग नंबर सड़बड़ है। हो गया, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक चल रहा है, ठीक। कैलकुलेशन बच्चों देख लीजिएगा प्लीज़। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना चेंज हुआ होगा, 1/2 और 2 टाइम्स इंटू 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 27 माइनस 2 2 4 2 8 और अपॉन में 3 यहाँ लिख दे, प्लस का बच्चों 3 और माइनस का 3 त्रिक 9 माइनस 2 2 4 और नीचे वाला 2 और प्लस 1। कैसे यार, 3 में से 2 गया, क्या कैलकुलेशन है भाई, 1/2 2/3 27 में से 8 माइनस करिए 19 आएगा ना, 19 प्लस का 3/2 इंटू 9 में से 4 गया 5 प्लस का 1। ओके, तो b बराबर हो जाएगा 1/2। अब बेटा इसको सॉल्व कर दो, 19 दूना 38, गलत कर दिया क्या मैंने, 8 माइनस होगा ना, तो 19 9 और 8 17, ठीक है सही। 19 दूना 38 अपॉन 3 प्लस का 5 3 15 अपॉन 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं भाई। तो अब यहाँ पर बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो b बराबर 1/2, यहाँ पूरे का एलसीएम 6 ले लीजिए, तो 3 दूनी 8 दूनी 16 और 2 3 6 7, ठीक है, 38 दूनी 76 प्लस का 3 15 3 45 और प्लस, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 1/2 76 45 और 1, तो 45 से 46, देखिए 46 में 76 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा 6 6 12 2 हासिल 1 है ना, हासिल 1, तो हो 5 7 7 5 12 122, तो यहाँ हो गया सीधा सीधा 122
अपॉन 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इससे इसको काट दीजिए, 2 6 12 2 1 2/6, तो कुछ इतना मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, है ना बेटा। तो ये देखिए कितना बढ़िया सवाल इस पे आ सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ईएमएफ होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कैसा फार्मूला देता है, और वो फार्मूले पे हमने न्यूमेरिकल भी एक देख लिया। अब इस पे और फार्मूले हम इस पे और कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे बेटा देखिए, जैसे मान लो अब तुम्हारे पास कुछ इस हिसाब से ऐसे दे दिया। याद रखना हम क्या केस पढ़ा रहे बच्चों, क्या चेंज होगा यहाँ पे, थीटा एंड एरिया सेम रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ये चेंज हो रही है। अच्छा आपको क्या ये चीज़ पता है, पता होगी, B = μ0/2πI/A। याद आया कुछ, फार्मूला है ना, किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है कि नहीं, किसी वायर के कारण, और जो सर्कुलर कॉइल होगी उसके कारण μ0/2 आएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये क्या करंट के साथ चेंज होगी। अगर करंट कम ज़्यादा करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर कम ज़्यादा होगी तो फाई बराबर BA cos थीटा याद रखो, और E बराबर n टाइम्स माइनस का n टाइम्स d∅/dt याद रखो। बच्चों अगर बताओ करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फिर EMF चेंज होगा, मतलब EMF बन जाएगा, है ना। तो ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ पे करंट I फ्लो कर रही है, और ये करंट कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, दिस करंट इज कांस्टेंट इन दिस केस, ये आपकी कांस्टेंट है, समय के अनुसार चेंज नहीं हो रही है। और इसके बगल में हम कहीं एक छोटा सा एक कॉइल रख देते हैं। आपने सर्कुलर पढ़ा, मैं सर्कुलर कॉइल भी बना देता हूँ। बच्चों ये बताओ पहले, अगर ये तार है, मान लो ये XY एक वायर है, तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं भाई। अगर करंट है, अगर इस तार में करंट है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा जरूर। तो ये तार है, इसमें करंट है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, यानी ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है इतना। अब बताइए इसमें अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाए तो किधर होगी, करंट ऊपर की तरफ। भाई ये राइट हैंड रूल लगाइए इसमें, करंट ऊपर की तरफ, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उधर ये चारों उंगलियों का इशारा उधर कर दीजिए। तो बताइए जो हाथ का सफ़ेद वाला हिस्सा है ये किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं, यानी इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी बच्चों, कुछ इस हिसाब से ऐसा है, ये कुछ इस हिसाब से, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई। तार है, इसमें करंट है, तो इसके आजू बाजू में अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड जरूर मौजूद होगी। अच्छा अगर इस तरफ निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, बाहर की तरफ होगी, है ना। तो बाहर की तरफ होगी तो इसको डॉट 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 डॉट, भैया ये भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इसमें नाम दे दें PQR, ये नाम दे देते हैं PQR। क्यों दिया है अभी आप बताइए। चलिए तो बताइए, ये तार है, इसमें करंट है, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अंदर की तरफ है, यहाँ पे बाहर की तरफ है। देखिए बच्चों करंट की डायरेक्शन में खाली अंगूठा करना है, जिधर पूछा जाए उधर ये चारों उंगलियों का इशारा कर दीजिए, सफ़ेद वाला हिस्सा जिस तरफ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा तो बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब बताओ बेटा कि करंट इसमें कांस्टेंट है, तो बताओ कि इसमें EMF बनेगा या नहीं बनेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ 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 इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो बताइए इसमें EMF बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा बेटा ये बताओ, करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों क्या होगा, कांस्टेंट। अब बताओ ये फार्मूला लगाओ, फाई बराबर BA cos थीटा। मैंने पहले आपको बताया है, थीटा को कांस्टेंट रखा है, देखो यहाँ पे
और एरिया को भी कांस्टेंट रखा। अरे सेम मतलब कांस्टेंट यार, सेम बोलना, कांस्टेंट बोलना मुझे, यहाँ कांस्टेंट लिख लो भाई, कांस्टेंट लिख लो। तो थीटा भी कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है। और बच्चों यहाँ तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, बी भी कांस्टेंट हो गया। अब बताओ, अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या दिख रहा है भाई? हाँ, यहाँ ए बी दिखा, पीछे यहाँ पार्ट में दिख रहा है, यहाँ रफ कर दे और यहाँ लिख दे। और बी भी बच्चों क्या है? कांस्टेंट। तो ये बताओ, ये फार्मूला लगाइए आप, E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। बच्चों अब इसमें बताओ, E इज इक्वल टू, फार्मूला लगाइए ना आप, अभी जो बताया था n, यहाँ बना भी सकते हो इसको, n टाइम्स डी बाई डी टी, और यहाँ हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू, दिख रहा? अरे यार, इसको रफ कर दें बेटा यहाँ पे। चलो, तो ये बताइए, यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस का n टाइम्स, एरिया कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, थीटा को हर बार जीरो लिख रहा है बेटा, ध्यान रखना इसको। और यहाँ हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, b कांस्टेंट है कि नहीं? तो कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो बेटा अगर तुम n भी लिख दो, a भी लिख दो, कॉस थीटा भी लिख दो, मगर ये तो जीरो आ गया, तो सब कुछ मिला के जीरो। इसका मतलब अगर करंट कांस्टेंट होगी कहीं भी, अरे कहीं भी अगर करंट कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो उसमें ईएमएफ जीरो होगा, मतलब ईएमएफ नहीं बनेगा, मतलब इस कॉइल में ईएमएफ नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, चलिए रफ करें। ओके, अब आइए, अब इसमें थोड़ा सा एक सवाल को हम इसी को चेंज करते हैं। तो पहले केस में हमने क्या देखा, अगर करंट कांस्टेंट है बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, है ना? तो ईएमएफ कितना होगा? जीरो। अब आओ केस सेकंड देख। अब बेटा मान लो करंट ऊपर की तरफ ही है बच्चों, अब ध्यान देना प्लीज़। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ ही है, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मगर इस बार जो करंट है यह कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रही है, थोड़ा फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं करंट। ठीक है बच्चों, कॉन्टीन्यूसली करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा यहाँ से, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा होगा, बताओ वो भी लगातार बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ गया, कहाँ से बढ़ेगा? तो मैं पहले बता दूं, अभी तो बताया है, सीधे तार के कारण बच्चों इसको याद कर लो कि न्यूमेरिकल होता है, ये मतलब कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा ना। अब आपको इसमें खाली क्या निकालना है, जरा देखिए, करंट ऊपर की तरफ ही है मगर कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, तो बताओ कि अंदर की तरफ इस कॉइल से जो पी क्यू आर है, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार 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 बढ़ती जाएगी। तो अब बताओ इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इस बार तो भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो ईएमएफ तो बनेगा। आपको ये बताना है कि जो ईएमएफ इसके अंदर बनेगा उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या है, समझो। फिर से इसमें करंट ऊपर की तरफ है, लगातार बढ़ रही है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इस कॉइल से, ये जो आप देख रहे हैं पी क्यू आर, इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार बढ़ती जाएगी, मतलब फ्लक्स भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो तो पक्का बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चेंज हो रहा है। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा उसकी वजह से जो इस कॉइल में करंट जनरेट होगी, क्योंकि कॉइल क्लोज है ना इसलिए, तो इसमें जो करंट जनरेट होगी बच्चों, वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सारी केवल ये बताना है। ठीक है, तो बताइए किधर होगी?
बच्चों मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ जा रहा, यानी फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। और फैराडेज का क्या लॉ है, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, कि इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो उस डायरेक्शन में करंट बनाएगा जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाए जो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो मेन वाली है जो बढ़ रही है उसको कम कर सके। और इतना कठिन बच्चों, फिर से सुनिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस तार की वजह से बनी है इसको मैं एक्सटर्नल नाम दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि इसमें से अगर करंट बढ़ेगी, है ऊपर की तरफ करंट बढ़ेगी, तो इसके अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी? इसके अंदर से बिल्कुल करेगी। तो अगर इसके अंदर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा, ये भी ठीक है। अब अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये वाली कॉइल के अंदर ईएमएफ बनेगा, और वो जो ईएमएफ बनेगा इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसी इंड्यूस्ड करंट बनाएगा इस कॉइल में, और ये इंड्यूस्ड करंट एक ऐसी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बच्चों जो इस एक्सटर्नल वाली का अपोज करेगा। यही तो पढ़ा है आपने ना, यही तो पढ़ा। तो बताइए कि उसमें ये वाला किस तरफ करंट बनाए कि इसका अपोज कर सके? तो आंसर है ये इस तरफ, P से Q, Q से R, R से S। करके देखो जरा बच्चों, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ है, और इस कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा बच्चों वो इस तरफ करंट अगर बना दे, देखो तो एक्सटर्नल वाली मैग्नेटिक फील्ड को काट सकता है कि नहीं? ये देखो, ये देखो ऐसे है, ये इसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्सटर्नल है, काट सकता है इसको, कहता इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, कर सकते हैं आप आराम से। बस बेटा थोड़ा एक और एग्जाम्पल से हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है? एक और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, याद रखना। एक बेटा दो, इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, एक होती है जो एक्सटर्नल वाली होती है और एक होती है जो कॉइल खुद बनाती है। बस ध्यान रखना, कॉइल जो बनाएगी वो हमेशा एक्सटर्नल वाले का अपोज करेगा, हमेशा अपोज करेगा। अगर वो घट रही होगी तो उसको बढ़ाएगी, अगर वो बढ़ रही होगी तो उसको कम करेगी। चलिए इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। अब इसी में हम ये कह रहे हैं कि इसका केस थर्ड, आपको बताना है कि ये वाली जो करंट है ये मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ फ्लो कर रही थी, उसके बाद ये घटना शुरू हो गई, ये घटना शुरू हो गई, देखो घटना शुरू हो गई। तो बताओ इसकी वजह से जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सटर्नल वाली, है ना बच्चों, वो भी लगातार क्या होगी? ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कम हो गई। ये मेन करंट है इसमें बच्चों, ये मेन करंट है, मेन करंट, तो ये मेन करंट है बच्चों, ठीक है। तो अब बताइए इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में करंट बनाए कि ये जो फ्लक्स यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से कम होगा उसको बढ़ा सके? आसान है, बता सकते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट बनाएगा वो इस बार इस डायरेक्शन में बनाएगा। देखो ज़रा करके क्या सही है बेटा। देखो करंट ऊपर की तरफ ही फ्लो कर रही है, मगर करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, मतलब बाहर से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। तो लेंज कहते हैं कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट जो बनेगी वो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका अपोज करेगी। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ये कॉइल इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। उसके लिए करंट इसे इस डायरेक्शन में ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक, समझ गए? ये देखो ऐसे, ये तो इस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते। तो ये बताओ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बता बेटा, क्लॉक की एंटी क्लॉक, तो ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया बेटा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उसको मैं दे रहा हूँ, और इस पर आप इसको लगाइए, ठीक है। चलो तो ये रहा पहला, ये कुछ इस हिसाब से करंट इसमें कांस्टेंट है, फिर से
और यहाँ पर कोई एक शेप मैंने दे रखा है ABCD। आपको बताना है कि इसमें इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन बतानी है, ओनली क्या बतानी है बच्चों, डायरेक्शन। बाकी चीज़ें आपको खुद पता करनी है। XY करंट ऊपर की तरफ है, मैं हिंट दे देता हूँ, B बराबर μ0/2πI/A मतलब डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपके पास। तो अभी आपने देखा कि EMF को चेंज करने का तरीका है कि आपने एरिया और थीटा को कांस्टेंट रखा है, और क्या चेंज किया है, सिर्फ क्या चेंज किया है, यस, मैग्नेटिक फील्ड। अब आइए मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक कॉइल है, इसमें LED लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक दूसरी कॉइल है, इसमें महज एक बैटरी लगी हुई है। ये देखिए, एक बैटरी लगी हुई है, देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, अरे इसमें और भी कंस्ट्रक्शंस है, नहीं तो आप इतना आसानी से घर पे बना लोगे तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो दिख रहा, ये रहा आपके पास कॉइल जिसमें LED लगा हुआ है। ये आपके पास एक पहली कॉइल है जिसमें बैटरी लगा है और ट्रांजिस्टर वगैरह भी लगे हुए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये दूर है। तो आइए बच्चों, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लेसन हमारा चल रहा है उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखिए, दो कॉइल है हमारे पास, एक ये वाली कॉइल है जिसमें बैटरी लगी है, ट्रांजिस्टर भी लगे हैं, और एक हमारे पास ये दूसरी वाली कॉइल है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ LED लगा हुआ है, और इसी में हम इंड्यूस्ड EMF बनाएंगे। अब बच्चों देखिए, ये आपके पास ये वाली कॉइल आपकी रेस्ट में है, और ये वाली जो कॉइल है इसको हम इसकी तरफ लेके आएंगे। किस वाले की तरफ, इसकी तरफ लेके आएंगे, और देखिएगा फ्लक्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से इसमें EMF बनेगा। किसमें, इस वाले में, LED वाले में EMF बनेगा, और चूंकि सर्किट क्लोज है इसलिए करंट भी बनेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ग्लो हुआ, ये देखिए ग्लो हुआ बच्चों, देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही तो है। अब बेटा आप देखिए, मेरी दो उंगलियों को ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक ये पॉइंटर वाली उंगली और ये मेरा थंब। अब आप देखिए कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, और ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है इसमें अंगूठे वाले की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगी, और जिधर पॉइंटर है उधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी। तो अब सवाल है कि जो हम EMF का जो फार्मूला लिखते हैं, या जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला लिखते हैं, फाई बराबर BA cos थीटा, तो जो थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। एरिया किसका होता है, ये कॉइल का। इसके दो एरिया हैं, एक ये अंगूठे वाले की तरफ एरिया ये वाला, और एक पॉइंटर की तरफ। ठीक है, तो अब सवाल है कि हमको कौन सा एरिया लेना है। बच्चों मैं एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ उसका, आपको हमेशा वो एरिया और वो मैग्नेटिक फील्ड लेनी होती है। फिर से बता रहा हूँ, मैंने कहा कि वो एरिया और वो मैग्नेटिक फील्ड लेना होता है जिधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। मतलब इस कॉइल में इधर से मैग्नेटिक फील्ड इंटर होगी अंगूठे वाले की तरफ से, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो आपको इस कॉइल का वो एरिया लेना है जिधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो बताइए, पॉइंटर वाले की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी कि नहीं, बाहर होगी, तो इधर ही वाला एरिया भी लेना है। बात समझ में आ गई, पॉइंटर वाले उंगली की तरफ। तो ये देखिए, ये EMF बना, इसमें करंट बना, EMF बना, करंट बना, फ्लक्स में चेंज। देखो फ्लक्स में कम चेंज होगा तो कम, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा EMF बनेगा। तो ये पॉइंटर वाले की तरफ आपको क्या लेना है बच्चों, एरिया, और इधर वाले का ही मैग्नेटिक फील्ड। इधर वाले का एरिया आपको नहीं लेना। अब इसको आप ऐसे कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये इस तरफ होगी, और एरिया किधर है, ये देखो पॉइंटर की तरफ, एरिया इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो इस केस में कोई EMF नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रहेगा अब ये, इस कॉइल में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटर होगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यही वाला एरिया भी आपको लेना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया और इधर से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड।
अच्छा मान लो ये ऐसा हो जाए बच्चों, ऐसा हो जाए तो इसमें एरिया इस तरफ गया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बनेगा। तो ऐसे भी कुछ केस आएंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।